हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसकी पार्ट थर्ड है अनस्टॉपेबल सीरीज। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक बात याद करा दूं आपको कि नोट्स बनाते रहो रेगुलर बेसिस पे। चाहे 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 25 क्वेश्चन कराऊँ, या फिर किसी क्लास में हो सकता है मैं 30-40 क्वेश्चन करा दूँ। उसके नोट्स आप प्रॉपर बनाते रहोगे। नोट्स बनाने का फायदा है रिवीजन करने में आसानी होगी। पीडीएफ में देते जाऊंगा, पीडीएफ से रिवीजन नहीं होता है। पहली बात, आईज खराब हो जाएंगी, मेडिकल में छट जाओगे। तो वीडियोस देखनी हमारी मजबूरी है, तो नोट्स बना लो, रिवीजन के टाइम पे मदद आएगी। चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं। अगर आप कोस्ट गार्ड सेक्शन 1 की कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो, कम टाइम के अंदर बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हो, ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर आ जाओ। ए टू जेड स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमारी बैचेस को बाय करके सेक्शन 1 की बेस्ट में बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए आपको, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 7279047787। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते? कहोगे कोहरे के दौरान हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंखों के सामने खाली खाली जब ठंडे के दिन में कोहरा नजर आता है, ठीक है, तो उसके आर पार नहीं नजर आता। तो सवाल ये बनता है कि भाई, जब पानी है, कोहरा एक प्रकार का पानी का ही रूप है, तो जब पानी साफ होता है समुद्र के अंदर या फिर तालाब के अंदर, हमको उसके नीचे की कभी कभार रेत नजर आ जाती है। कि कोहरा क्या चीज है भैया कि हमको नहीं दिखता है कोहरा के आर पार? तो इसके पीछे का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। अब जब जब कोहरा हमारे इन्वायरमेंट में होता है तो गोल 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 छोटी 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 पानी की बूंदे, नमी जो है ना, हमारे इन्वायरमेंट में फैली हुई होती हैं। और जो प्रकाश आता है उसके ऊपर, तो वो स्कैटर कर जाता है, मतलब प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से ये जो नमी है बिल्कुल वाइट वाइट नजर आने लगती है। और जब हमारी आंखों के सामने कुछ चीजें वाइट वाइट होती हैं, तो इसका मतलब वो कलर है अब उसके अंदर अब मतलब पारदर्शी नहीं रहा। जब वो पारदर्शी नहीं रहेगा तो उसके सामने वाली चीजें हमको उजली नजर नहीं आएगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। वैसे तो हम बिल्कुल भी साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैंने आपको देसी लैंग्वेज में पढ़ा दिया, और इसी को अपने माइंड में बैठा के रखना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है? अब कल मैंने प्रिज्म का जिक्र कर रखा था। अगर किसी भी प्रकाश को, व्हाइट लाइट को, व्हाइट रेज को अगर किसी प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो ये पूरे तरीके से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। पार्ट आपने 2 में पढ़ा ये चीज। तो मैंने भी कहा ना कि देखो प्रिज्म क्या है भाई, मतलब या फिर कोई भी रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो जब ये 7 रंग यहाँ से निकलेंगे तो 7 सहेलियों में एक सहेली ऐसी होती है जो एकदम अकड़ू होती है, और एक सहेली ऐसी होती है कि हर बात को प्यार से मान जाती है। वो जो अकड़ू होती है, मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं, वो होता है लाल। ठीक है, क्यों? इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा क्या होता है इसी की वजह से वो क्या होता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, या फिर ऑलमोस्ट इतना झुकता है कि पता ही नहीं चलता कि झुका, लगता है कि एकदम स्ट्रेट लाइन में जिधर को आई थी उधर को निकल जाती है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन कर जाती है। और यही कारण है कि लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा हो जाता है, तो इसमें प्रकाश का स्कैटर कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। इसीलिए इसको हम लोग खतरे के निशान के तौर पे लाल रंग को चूमते हैं। आपने बस स्टैंड पे भी देखा होगा, अगर किसी को रोकना है तो रेड करते हैं कि ताकि दूर वाला भी रुक जाए। चालू होने का कोई दिक्कत नहीं है, हम बत्ती ना भी देखे तो सामने वाली गाड़ी को देख के चालू हो जाता है, लेकिन रुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हमको लगता है ये रुका जो है, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, अचानक से ठोक वोक देते हैं, तो रुकना थोड़ा सा खतरनाक है। इसलिए रेड लाइट को दूर से ही नजर आ जाए, बिकॉज इसकी जो इस प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी वजह से ये दूर से नजर आ जाता है, इसमें फैलाव कम होता है। अब वो जो सबसे लचीली दोस्त, प्यारी सी दोस्त की कौन सी होती है, जो हर किसी का बात मानती है, वो होती है बैंगनी, बैसियापी नाला। आपने नाम सुना होगा, सबसे पहले बैंगनी, सबसे नीचे लाल। आपने इंग्लिश में भी ब्योर के नाम सुना होगा इसका, बी से वायलेट या फिर जो भी है वायलेट ही होता है, पर्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, और आर से रेड। तो जो बैंगनी कलर होता है वो इतना प्यारा कलर है, मतलब तुम मेरे को जिधर ले चलो मैं उधर चल दूंगा, मतलब इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। इसलिए ये बेचारा क्या होता है, इल्फेक्ट टाइप का होता है, चारों तरफ फैलने लगता है। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग जनरली किसी चीज में नहीं करते हैं इस कलर का। ठीक है, कपड़े उपड़े की छोड़ दी जाए तो बाकी किसी लाइट रेज में नहीं करते हम उसका। अब आंवला कल भी मैंने पढ़ाया था, आंवला खाएंगे विटामिन सी पाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कल भी मैंने पढ़ाया था इसको। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी में गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे अधिक झुकता है, और इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो
उम्मीद है कि अब इसका आंसर आप सही किए होगे। तो कौन सा हो जाएगा? बैंगनी। ठीक है, बैंगनी कलर सबसे ज्यादा झुकता है बिकॉज इसकी तरंग सबसे कम हो जाती है। आगे तरंग मान लो ना एक तरीके से उस रे की क्या है, हड्डी है शरीर की। ठीक है, अब जिसका कमजोर होगा वो इंसान ऐसे ऐसे से झुक जाएगा, जिसका एकदम सही होगा वो बिल्कुल इंसान स्ट्रेट रहेगा। तो बैंगनी की जो शरीर की हड्डी जिसको तिरंगाधर कहते हैं वो कमजोर है, झुकने लगती है, फैलने लगती है चारों तरफ। ठीक है, चलो आगे कह रहा है 5th नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या फिर स्टेथोस्कोप। भाई स्टेथोस्कोप जिंदगी में एक बार ना एक बार आपने सुना होगा, अगर आपने नाम नहीं सुना, अगर आपने देखा नहीं तो ऑब्वियसली आप पृथ्वी पे रहने वाले इंसान नहीं हो। डॉक्टर जी जो कान में आला लगाते हैं ना, आपकी छाती पे धड़कन पे चिपका देते हैं लाके, धक 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 कान से सुन रहे होते हैं। भैया उसमें लेंस का क्या काम है? वो तो साउंड के बेस पे काम कर रहा होता है, तो उसमें किसी भी टाइप का लेंस की जरूरत ही नहीं है। उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही चीज है, जिसको हम लोग हिंदी में आला रे आला कहते हैं। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का ठीक सीधी रेखा में गमन ना होना क्या कहलाता है? तो अगर सीधी रेखा में गमन नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है भैया? नहीं है, नहीं, उसको हम लोग बैंगनी नहीं कहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? अपवर्तन, फैलाव। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? उसका रिफ्रैक्शन हो जाना। ये समझ में आ रही है ना? चलो अपवर्तन मैं समझाता हूँ क्या होता है आपको, थोड़ी सी मजाक मस्ती अलग जगह पे है। अब रिफ्रैक्शन में और स्कैटर होने में क्या फर्क है? अब मान लो कोई चीजें यहाँ से टॉर्च से हमने निकाला, टॉर्च की कलर चारों तरफ फैल जाती है, दैट इज कॉल्ड कहते हैं इसको क्या कहते हैं उसको? स्कैटरिंग हो जाना। ठीक है, हिंदी में कुछ और कहते हैं। मैंने कहा था ना मेरी हिंदी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, इधर भी नहीं दे रखा, कहीं क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हिंदी मेरे को याद नहीं है। हम लोग जो भी कहते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग कहते हैं, चारों तरफ फैल जाना, फैलाव। ठीक है, अब जो मैं समझाना चाहता था वो देख लो, मैं हिंदी खोज रहा था क्या होता है स्कैटरिंग का। अपवर्तन का मतलब होता है, देखो एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब मान लो कोई एक सतह है, ठीक है, यहाँ पे हमने टॉर्च जलाया, अब रे निकल के आई, भाई इधर को आई थी और इधर से निकल गई, मतलब ये आर पार नहीं की, दैट विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्शन। प्रकाश का परावर्तन, जिस रेखा में आई थी उसी से जस्ट दूसरी रेखा में ये उसी दिशा में घूम गई, मतलब जिधर से आई थी उधर को ही गई, सीधी नहीं गई। और अपवर्तन क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन, सीधा नहीं जाएगा। मान लो कोई मीडियन है, ये हमने लाइट यहाँ से मोड़ा और ये जस्ट स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा मुड़ के इधर हो गया, पार करेगा लेकिन स्ट्रेट ना जाके मुड़ जाएगा। ठीक है, और स्कैटर का मतलब होता है चारों तरफ कलर का फैलाव। कह रहा है एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य क्या? मान लो कोई चीज है, मान लेते छोड़ो चीज भी छोड़ो, आप ही हो साइकिल चला रहे हो, हम कहेंगे ना एक सर्कल बना दिए, गोल गोल घूमो, आप कुल मिला के गोल गोल घूम 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 के वापस से यहीं आ गए। मैं बोलूंगा कहाँ गए, तो बोलोगे कहीं नहीं, वापस यहीं आ गए। तो कहाँ गए भाई? कहीं नहीं गए, आप टोटल शून्य कर दिए, आपने जीरो कर दिया, डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया। ठीक है, चलो डिस्टेंस पूछेगा तो ऑब्वियस चीज है, हम काउंट कर लेंगे, लेकिन विस्थापन तो हमारा हुआ नहीं, जहां से हम गए थे वहीं आ गए, हमारा वर्क कुछ हुआ ही नहीं, हम घूमे घूमे लेकिन वहीं से जहां से गए थे वहीं पे आ गए। तो सर्कुलर जब भी हम लोग गोल गोल घूमेंगे, रोटेट करेंगे, कार्य भी हमारा जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो। आगे कह रहा है न्यूटन का गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या? भाई दूसरे नियम को नहीं पूछ रहा है, जो प्रथम नियम है ना उसको, और फर्स्ट लॉ जो मोशन है उसको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक और नाम से जानते हैं जो हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, चलो जड़त्व का नाम ये पता है ना, नियम क्या होता है? अगर कोई भी वस्तु है तो जिस तरीके जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगी, जब तक कि इस पे कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करे। जैसे कोई पत्थर अगर लुढ़का दिया तो वो लुढ़कते रह जाएगा, लुढ़कते रह जाएगा, अगर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करेगा। कहोगे नहीं सर हमने तो बहुत बार बॉल फेंका, एक टाइम पे जाके वो रुक जाता है। भैया उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई फोर्स काम कर रहा होता है, फ्रिक्शन भी काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर ग्रेविटी भी काम कर रही होती है। ठीक है, तो वो सारे फोर्स तो लग रहे हैं ना बाहर से फोर्स उसको। मान लो आप बैठे हुए हो या फिर कोई पत्थर हमने रख दिया, जब तक उसको आप ढकेलोगे नहीं या फिर कोई और बाहरी फैक्टर नहीं काम कर रहा होता, जैसे कोई बहुत तेज हवा नहीं आ जाए या फिर कुछ सामान उधर से फेंक के ना गिर जाए, तब तक ये इंसान वहीं या फिर पत्थर वहीं के वहीं बैठे रहे। ठीक है, चलो ये क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ रखने पर होगा? हमारे पृथ्वी पे सबसे कम कहाँ पे होगा? जब पृथ्वी के एकदम सेंटर में कोई चीज ले जाके रख दोगे उसका वजन एकदम सबसे कम होगा। अभी मान लो आप 56-57 kg के हो, ठीक है, 60 या फिर 65-66
सेंटर पे चले जाओगे, वो जो वैल्यू मिलेगी ना, वो समझ लो कि पूरे दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, मतलब पूरे पृथ्वी पे कहीं भी चले जाओगे, उससे मिनिमम कहीं नहीं मिलेगा। अगर सेंटर पे चले जाओगे तो वो सबसे कम मिलेगा। कह रहा है तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, और यहाँ पे ना इंग्लिश नहीं है, मैं इंग्लिश पढ़ के बता देता हूँ। अगर मान लो कोई स्विमर है, अगर वो वाटर के अंदर स्विमिंग करना चाहता है तो विच फोर्स विल बी हेल्प, ठीक है, कौन सा फोर्स उसकी मदद करेगी, तो ऑब्वियस चीजें उत्प्लावक बल कहते हैं, ठीक है। चलो क्या कहते हैं इसको, उत्प्लावक बल। आपने यूरेका यूरेका सुना होगा ना, मिल गया, किसने बोला था, जल्दी कमेंट करके बताओ तो देखते हैं किसको किसको पता है। बहुत इजी सा नाम है। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। चंदा मामा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं वो किस बल के कारण। कुछ लोग कहेंगे ना मास्टर जी वो तो ग्रेविटी, भैया ये थोड़ा सा बाहर निकलो। जब भी कोई चीज किसी पिंड के चारों तरफ घूम रही है, इसका मतलब बड़ा पिंड जो है ना, छोटे पिंड को कहीं ना कहीं अपने केंद्र की तरफ खींच रहा होगा, तो होता है तभी वो एक पाथ के अंदर वो गोल गोल उसको फॉलो कर रहा है या फिर घूम रहा है। तो सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीपिटल, ठीक है, अभिकेंद्र बल लगते हैं, ठीक है ना। और सेंटर से बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। कह रहा है किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट बराबर होते हैं, वो होता है -40 डिग्री फॉरेनहाइट पे जो है ना, दोनों चीजें बराबर होते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना होगा यार, इसके ऊपर एक अलग से वीडियोज आएंगी आगे चल के, जब ये चीजें नवंबर में ही पॉसिबल है, तब एग्जैक्ट किस तरीके से अपने को न्यूमेरिकल्स बनाने हैं वो सभी चीजें बताऊंगा मैं। फिर कह रहा है ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में कहाँ पिघलता है। भाई देखो ग्लेशियर में बर्फ जो होता है ना, हमेशा ध्यान से देखना, वो ऊपर से नहीं पिघलेगा, वो चट्टा नीचे से पिघलने लगता है। ग्लेशियर बोले तो बहुत बहुत अगर बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, तो इसका ही नहीं कि ऊपर से गलेंगे, आराम आराम से प्यार प्यार से गलेंगे, गर्मियों के दिन आएगी जैसे जैसे, तो हम आराम से पानी निकलते जाएगा, मतलब नदियों से बह के पूरी दुनिया को मिलते जाएगा, समुद्र में मिलते जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम पूरा सृष्टि का नियम नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे ना, हम ऊपर से नहीं पिघलाएंगे, हम नीचे से पिघलाएंगे। तो इनके बर्फ ऊपर को लगते हैं कि ना, हाँ वैसे तो जमे हुए, लेकिन नीचे से पिघलना शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत बार आपने देखा होगा, पर्वतों पे सुना होगा, आइस स्लाइड हो जाता है, बर्फ का बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा मतलब गिर के आ जाएगा। आखिर कैसे हो जाता है भाई, टूटता नहीं है वो, टूटता नहीं, वो नीचे गिर के टूटता है, वो फिसल जाता है। क्यों? क्योंकि निचला सतह तो उसका पिघल गया है। भाई पिघलेगा तो फिर उसका जब वेट वहां पे फ्रिक्शन कम काम करेगा, चिकना हो जाएगा, तो फिसल के नीचे ही ना आएगा वो। तो वह भी चीज है, वो क्या होता है, सबसे निचले स्तर से ग्लेशियर की जो बर्फ होती है पिघलने लगती है। और समुद्र में उल्टा काम होता है, जब समुद्र की जो जमने शुरू होती है, तो लोगों को लगता होगा ना कि पानी समुद्र में जम रहा है, तो ऊपर जमा हुआ है तो नीचे भी जमा होगा, उल्टा हो जाता है भाई। समुद्र में जब पानी जमता है ना, तो ऊपर ऊपर जम जाता है, नीचे पूरा पानी पानी हो जाता है। ले, यही तो प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं सही तरीके से बनी हुई है, प्रकृति ने जो भी चूज किया बहुत सही तरीके से। मान लो समुद्र ठंड के दिन में नीचे से जम जाए, तो जलीय जो इक्वेटिक एनिमल्स है वो कहाँ जाएंगे, जलीय जीव कहाँ जाएंगे, ये ऊपर ऊपर का जम जाता है, लेकिन नीचे की जो पानी होती है वो पानी वैसी की वैसी रहती है। आगे जब 14 नंबर है, सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो उष्मा पहुंचती है वो रेडिएशन के माध्यम से होती है, विकिरण के माध्यम से। और ये चीजें मैंने बहुत बार एक्सप्लेन की है, जब भी कहते हैं ना कि बादल के दिनों में दिन गर्म क्यों होता है, रात मतलब रातें गर्म क्यों होती है, तो वो सभी क्लासेस मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था इसको, रेडिएशन को। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बॉल पेन, या जो बॉल पेन है, या फिर इसके अलावा क्या कहते हैं उसको, जैसे बारिश की बूंदे जो गोल होती हैं, वो दोनों के दोनों पेज टेंशन ही सरफेस टेंशन पे काम करते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। हम लोग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पे काम कर रहे होते हैं। 16 कह रहा है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित में से किस तापमान पर उबलेगा। पहली बात तो ये देखो, पहाड़ ऑब्वियस ही चीज है, अगर कोई इंसान पृथ्वी के दम सतह पे रह रहा है और कोई इंसान पहाड़ पे, तो पहाड़ पे तो बहुत ज्यादा हाइट पे चला गया। अब मान लेते हैं ना, आपको एक चीज बताओ मेरे को, अगर मान लेते आपने एक रूम बनाया और रूम पे कोई एक फर्स्ट फ्लोर पे है और कोई सेकंड फ्लोर पे है, और आसमान से दाब लग रहा है, तो फर्स्ट फ्लोर वाले पे ज्यादा दबाव लगेगा प्रेशर की, ग्राउंड फ्लोर वाले पे ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो कुछ लोग कहेंगे फर्स्ट वाले को, क्योंकि वो करीब होगा। ऐसा नहीं होता है भाई, जो जितना नीचे जाएगा उस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, बिकॉज ऊपर का प्रेशर प्लस हमारे एनवायरमेंट के ये सतह करते करते निचले वाले पे ज्यादा प्रेशर हो जाता है। यही कारण है, आपने बाल्टी जब भरा हुआ देखा होगा,
ठीक है। तो नीचे अगर नल लगा दो तो पानी जब भरा हुआ रहता है ना तो पानी तेज होता है, जैसे जैसे खाली होते जाएगा पानी का जो है फोर्स कम हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा ऊपर तक पानी रहेगा उसकी प्रेशर बढ़ती जाएगी। मतलब वही है कि जो जितना नीचे रहेगा उस पर उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन वहीं पे जब हम पहाड़ों पे चले जाते हैं भाई, तो प्रेशर कम हो जाता है एनवायरमेंट का। और जब प्रेशर दबाव कम होगा, क्या होगा उस कंडीशन में 100 डिग्री से कम पे ही पानी उबलने लगता है, क्वथनांक भी उसकी घट जाती है। ठीक है ना। चलो 17 नंबर देखो, यदि हम ठोस वस्तु को गर्म करेंगे तो किस भाग में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगा। कोई भी ठोस चीजों को अगर आप गर्म करोगे सॉलिड को, तो उसका लंबाई चौड़ाई एरिया तो बाद में, सबसे पहले उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा या फिर जो भी है गर्म करने पे बढ़ेगा। ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो हम लोग, ठीक है। चलो है ना, तो उसका बढ़ेगा। आगे देखते हैं 18 नंबर। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे एक चीज रुको। अच्छा छोड़ो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज जो सीख रहे हो वो भी फिर भूल जाओगे आप। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, बट ऐसा होता है ना कभी कभार मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक साथ बता दूं कि जो चीज़ें सीखे हैं वो भी लड़के भूल जाते हैं। उसको रहने दो, जितना सीखते जा रहो सीखो। अभी जब भी झील का पानी जमने लगता है तो बर्फ सबसे पहले कहाँ जमता है बताओ। तो ये चीज़ें मैं तो बता दिया, खाली ऊपर से जम जाता है, सबसे पहले ऊपर से जमना शुरू होगा। और ग्लेशियर में कोई चीज़ें गल रही हैं तो नीचे से गलनी शुरू हो जाएंगी, पिघलनी मेल्ट होने लगती है। फिर कह रहा है ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या होता है। ये कम से कम मेरे हिसाब से 10 बार से ज्यादा मैंने देख लिया, एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। ठीक है, इसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, उद्रोपतन कहते हैं। कोई चीज जैसे कपूर है, कैम्फर है, अगर उसको गर्म करोगे तो भाई वो लिक्विड नहीं बनेगा, वो सीधे गैस बन के उड़ जाएगा फुर्र। ठीक है, उसी को कहते हैं सब्लिमेशन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो जो भी हमारी होती है ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। ओके जनाब, बाकी यही कहूँगा, बीच में बताओ कितने सही किए आपने। बाकी पेड कंसर की भी इसकी है, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे 1-2 दिन के बाद, सारी पीडीएफ जितने भी साइंस की मैंने पढ़ा दी है, जीके की पढ़ा दी है। और बाकी अगर आप पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हो तो पेड बैच में आओ, मैं गारंटी देता हूँ इसके अंदर कि अगर आप बहुत बढ़िया से पढ़ के रिवीजन कर लोगे तो 60 में से ना आप 55 तक स्कोर कर पाओगे। जब सेक्शन 1 में ही आप 55 स्कोर कर लिया, जीडी और यांत्रिक वाले तो समझ लो कि सेक्शन 2, 3, 4 जो भी है 3, 4, 5 इसमें एवरेज स्कोर भी करोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बाकी इस बार हमने फाइनल तक पहुंचा दिया है बच्चों को, बहुत अच्छे खासे बच्चे को मिला। पोस्ट कार्ड के अंदर 200-300 बच्चे तो हमारे पास मिलेंगे नहीं, ऑब्वियसली से 20-25 बच्चे भी हमारे पास फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच रहे हैं। 10 बच्चे भी पहुंच रहे हैं, वो बहुत है, क्योंकि डीबी के अंदर 10 सीटें होता तो 10 हम तो पहुंचाएंगे नहीं, और 10 में से 2-3 पहुंचते भी हैं तो वो बताते नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हमारे पास इस बार डीबी जीडी के अच्छे खासा हमारे पास सिलेक्शन है। यांत्रिक के पास भी था, लेकिन यांत्रिक वाले कुछ मेडिकल में छट गए, और यांत्रिक के बच्चे हमारे पास 2-3 ही थे शायद, तो एक फिजिकल में छट गया और एक मेडिकल में छट गया। बट रिटन अच्छा खासा स्कोर कर रखा था सेक्शन 1 में, तो उनका हुआ। बारी आपकी है, हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, सेक्शन 1 की पीडीएफ देंगे, साथ ही साथ और तैयारी करते रहो, रिवीजन करते रहो, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करते रहो। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐप से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप करो 7279047787। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।